नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। एक साइंटिफिक, एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो कि हमें जिंदगी की एक बेसिक प्रॉब्लम जो है आज स्ट्रेस, उसको समझने में मदद करेगी। स्ट्रेस आज एक बच्चे की एज से शुरू होके, चाहे हम प्रोफेशन की बात करें, फैमिली की बात करें, घर की बात करें, जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, पढ़ाई की बात करें, को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, स्ट्रेस हर इंसान की जिंदगी में बहुत बढ़ गया है। स्ट्रेस के इस कारण को समझने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक और बुनियादी बात को समझना है, और वो बुनियादी बात ये कि हम सब डिफरेंट हैं। मैं अलग, आप अलग। इवन घर के दो बच्चे, सेम पेरेंटिंग, सेम एटमॉस्फेयर, सेम एजुकेशन, लेकिन वो आपस में अलग अलग हैं। इवन दो ट्विंस, वो भी एक से नहीं होते। हम क्यों डिफरेंट हैं? बिकॉज हमारा ब्रेन डिफरेंट है। फिजिकली स्पीकिंग तो ब्रेन सेम ही है। मेरा ब्रेन और आपका ब्रेन, हम दोनों का ब्रेन 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे 5 लोब्स बोलते हैं। प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। इन 5 लोब्स का अलग अलग अपना डिफाइंड काम है। प्रीफ्रंटल मुझे किसी भी तरह की समझ, अंडरस्टैंडिंग, पर्सनैलिटी बताता है। फ्रंटल थिंकिंग, इमेजिनेशन। पेरिएटल किसी भी तरह की मूवमेंट, अगर मैं ये हाथ हिला रहा हूं तो दिस कम्स फ्रॉम पेरिएटल लोब। टेम्पोरल, लैंग्वेज, स्पीच, एक्सप्रेशन। ऑसिपिटल लोब, देखना, ऑब्जर्व करना। सो 5 लोब्स और 5 के अपने अपने काम हैं। सो फर्दर हमारा ब्रेन लेफ्ट और राइट 2 हिस्सों में बटा है। लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, जिसे हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोलते हैं। लेफ्ट ब्रेन राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। और इवन लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर एक ही लोब में काम भी अलग अलग तरह से करते हैं। यह हमें बताया डॉक्टर रोजर स्पैरी ने, जिनको अपनी इस रिसर्च के लिए 1981 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उन्होंने हमें बताया कि ईच लोब जो है वो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर अलग अलग तरह से काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रीफ्रंटल लोब। प्रीफ्रंटल लोब लेफ्ट में ये मुझे समझ देती है अपनी, फ्रंटल लोब समझ देती है। तो लेफ्ट में प्रीफ्रंटल लोब मुझे अपनी समझ देती है, राइट में ये मुझे लोगों की समझ देती है। सो इसी तरह 5 लेफ्ट, 5 राइट, हमारा दिमाग 10 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, और हर कंपार्टमेंट अपने काम के लिए स्पेसिफिक है। यहां तक तो मैं और आप सेम हैं। मेरे भी ब्रेन के वही 10 कंपार्टमेंट हैं जो कि वही 10 स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, और सेम आपके साथ है। लेकिन हम डिफरेंट हैं, और वो डिफरेंट है बिकॉज नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन में 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल्स हैं, जो कि इन 10 कंपार्टमेंट में रैंडम ऑर्डर में बटे हुए हैं। किसी कंपार्टमेंट में न्यूरॉन का काउंट ज्यादा है और किसी कंपार्टमेंट में न्यूरॉन का काउंट कम है, और दुनिया के कोई 2 ऐसे शख्स नहीं जिनकी न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपस में मिलती हो। इन 10 कंपार्टमेंट में जिस कंपार्टमेंट में न्यूरॉन काउंट ज्यादा है, उस कंपार्टमेंट का काम करना मुझे आसान लगता है। उस काम को करते हुए मैं इंजॉय करता हूं, वो काम करते हुए मैं कभी थकता नहीं। जबकि जिस कंपार्टमेंट में न्यूरॉन काउंट कम होता है, उस कंपार्टमेंट का काम करने का दिल ही नहीं करता। उस कंपार्टमेंट का काम मैं कभी इंजॉय नहीं कर सकता। दुनिया के कोई 2 ऐसे शख्स नहीं जिनकी न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपस में मिलती हो। हम सब डिफरेंट हैं। इसीलिए किसी को बोलना अच्छा लगता, किसी को चुप रहना अच्छा लगता। कोई ग्रुप में रह के खुश है, कोई अकेले रह के खुश है। किसी को फिजिकल एक्टिविटी करते हुए मजा आता, किसी के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना एक बोझ बन जाता है। हमने बात शुरू करी थी स्ट्रेस से। आइए समझते हैं स्ट्रेस क्यों होता है। स्ट्रेस तब होता है जब मैं उस कंपार्टमेंट का काम करने की कोशिश करूंगा जहां पर न्यूरॉन काउंट कम है। फ्रस्ट्रेशन एक और दिक्कत। फ्रस्ट्रेशन तब होगी जब जिस कंपार्टमेंट में न्यूरॉन काउंट ज्यादा है वो मेरी स्ट्रेंथ है, और जब मैं उस स्ट्रेंथ का काम नहीं करूंगा मैं फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा। बिकॉज स्ट्रेंथ का होना मतलब ज्यादा न्यूरॉन का उस कंपार्टमेंट में होना, यह जताता है कि वहां पर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, और एनर्जी को रिलीज होना ही चाहिए। जब भी हम एनर्जी ब्लॉक करेंगे फ्रस्ट्रेशन आएगी। अगर हमें किसी तरह से पता चल जाए कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, तो हम अपने लिए ठीक का चुनाव कर सकते हैं। ठीक का मतलब जो मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंगली बना है, मैं अपने लिए उस चीज का चुनाव कर पाऊंगा। लेकिन कोई भी मेडिकल टेस्ट, कोई MRI स्कैन्स, कोई CT स्कैन्स, ये हमें हमारे ब्रेन की न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाते।
हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व की डॉक्टर रीटा लेवी मोंटालेसिनी और डॉक्टर स्टेनले कोहेन ने, जिन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान ये पाया कि हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारी बॉडी के जो प्रिंट्स होते हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर इज इन डायरेक्ट कोरिलेशन विद एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और उनको अपनी इस थ्योरी के लिए 1986 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला। ये सब कुछ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 13th वीक पे न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है और 21st वीक होते होते न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाती है। यही वो समय होता है जब हमारी बॉडी के प्रिंट्स बनते हैं। हमारी बॉडी पर 5 जगह पर प्रिंट्स होते हैं: हाथ की उंगलियां, हाथ की लकीरें, पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे और जीभ। दुनिया के किसी भी 2 शख्स में ये प्रिंट्स डिफरेंट होते हैं और न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी कभी 2 लोगों की आपस में नहीं मिलती। कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए जीभ के प्रिंट लेना और पैरों के प्रिंट लेना कुछ मुश्किल है, इसलिए हम हाथ के प्रिंट्स लेते हैं। हाथ में भी ये जो लाइनें हैं ये समय के साथ बदलती रहती हैं। न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक बार होने के बाद कभी नहीं बदलती। सो मैं किसी भी कांस्टेंट चीज को किसी वेरिएबल से कंपेयर नहीं कर सकता। सो हम उंगलियों के प्रिंट्स लेते हैं। अब मेरा ये हाथ, राइट हैंड, ये मेरे लेफ्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और ये 5 उंगलियां, ये 5 कंपार्टमेंट, और ये 5 उंगलियां, ये 5 कंपार्टमेंट। सो ये 10 उंगलियों के प्रिंट लेने के बाद हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जिसे बोलते हैं DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, या DMIA, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस। डर्मेटोग्राफिक्स एक साइंस है जो कि हमारी उंगलियों का और हमारे इनबॉर्न स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और हमारी न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच जो रिलेशन है उसे दर्शाती है। 200 से भी ज्यादा सालों से थ्रू आउट चाइना, इंडोनेशिया, जापान, US, ताइवान में शुरू से इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है इनबॉर्न स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने के लिए। अब बात मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की। हॉवर्ड गार्नर, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हमें बताया कि हम में से हर कोई मिनिमम 8 तरीके से इंटेलिजेंट होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वही शख्स इंटेलिजेंट है जिसका स्कूल में ट्रैक बहुत अच्छा है, कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ा है या करियर में ग्रोथ करी है, बल्कि इंटेलिजेंसेस वो भी हैं जो मैं अपने बारे में इंट्रापर्सनली इंटेलिजेंट है, जिसका अपने से रिश्ता स्ट्रांग है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लोगों के साथ ठीक से रिलेशन मेंटेन कर सकता है। लॉजिकल इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, लॉजिक, थिंकिंग स्ट्रांग है। इमेजिनेशन, स्पेशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सो ये सारी इंटेलिजेंस हमें ये रिपोर्ट, ये टेस्ट बताता है। ब्रेन बॉडी में हमारे पास 5 तरह की रिपोर्ट्स हैं। पहली बिहेवियरल रिपोर्ट। बिहेवियरल रिपोर्ट मैं रिकमेंड करूंगा 6 महीने से शुरू करके 10 साल तक के बच्चों के लिए। छोटी छोटी दिक्कतें पेरेंट्स की, बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, टिक के नहीं बैठता, जिद्दी है, सोशली ठीक बिहेव नहीं करता, उसका कारण क्या है वो इस रिपोर्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं, और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। बिहेवियरल रिपोर्ट सबसे पहले हमें 8 की 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बताती है कि उस बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। फिर यह हमें बताती है हमारा लर्निंग स्टाइल, बच्चे का लर्निंग स्टाइल, बच्चा बेहतर कैसे सीखेगा। हम सब 3 तरीके से सीखते हैं: हियरिंग, सीइंग, डूइंग। लेकिन आपका बच्चा कैसे बेहतर सीखता है? मैंने अक्सर लोगों को, पेरेंट्स को कहते सुना है कि बच्चे को ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे कि वो खुद पढ़ते थे। सुबह का समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। कि जरूरी नहीं है कि सबको सुबह के वक्त पढ़ाई अच्छी लगे या उससे वो बेहतर सीख सकते हैं। सिर्फ वो शख्स जिनकी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी, अगर वो सुबह उठ के पढ़ते हैं तो ठीक होगा। कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी प्रेफर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अकेले रहकर अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट म्यूजिक लगाकर पढ़ते हैं, कुछ चलते हुए पढ़ते हैं, कुछ जब तक लिख ना ले उनको तसल्ली नहीं होती, नोट्स बनाने बड़े जरूरी होते हैं। कईयों को सुबह उठ के पढ़ना पसंद है, कईयों को देर रात तक जाकर पढ़ना पसंद है। मैं बड़ा क्लियरली आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी तरीका ठीक नहीं है और इनमें से कोई भी तरीका गलत भी नहीं है। अगर वो तरीका मेरी ब्रेन स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है तो ठीक है, और अगर वो उस तरीके के अगेंस्ट है
तो मैं बेहतर नहीं सीख पाऊंगा, मैं लंबे समय तक याद नहीं रख पाऊंगा। जिन पेरेंट्स को यह प्रॉब्लम होती हो कि बच्चा पढ़ाई को ठीक तरह से याद नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उसका लर्निंग स्टाइल ठीक कर दीजिए। और एक बार बच्चे का लर्निंग स्टाइल ठीक हो गया, जो काम वो 2 घंटे में पूरा कर रहा है उससे बेहतर काम वो 1 घंटे में, सवा घंटे में कर पाएगा। बिहेवियरल रिपोर्ट फर्दर हमें बताती है क्वेश्चंट्स। हमारे 4 तरह के क्वेश्चंट्स होते हैं, कॉल्ड इमोशनल क्वेश्चंट, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, क्रिएटिव क्वेश्चंट एंड एडवर्सिटी क्वेश्चंट। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे एग्जाम के वक्त बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे को कब तक पढ़ाया जाना चाहिए? क्या एग्जाम से पहले सुबह उठ के पढ़ना ठीक है या गलत? ये डिपेंड करता है एडवर्सिटी क्वेश्चंट के ऊपर। अगर एडवर्सिटी क्वेश्चंट ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में उस बच्चे की परफॉर्मेंस बेटर होएगी। लेकिन अगर AQ कम है और हम अगर उस बच्चे को स्ट्रेसफुल पोजीशन में लेके जाएंगे, उस बच्चे की परफॉर्मेंस दब जाएगी। सिर्फ अगर इस छोटी सी बात का ख्याल रखें तो परसेंटेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, कि हम में से हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा एकेडमिकली अच्छा काम करे, एकेडमिकली अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छी परसेंटेज लेके आए। इन चारों क्वेश्चंस को समझते हुए अगर हम बच्चे की परवरिश ठीक तरह से कर दें, उसकी दिनचर्या ठीक बना दें, बच्चे की परसेंटेजेस इंप्रूव हो जाएंगी और उसमें से स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। अब तक हम एक बात बहुत क्लियरली समझ चुके हैं कि 10 कंपार्टमेंट न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कंपार्टमेंट स्ट्रांग, कोई कंपार्टमेंट वीक। दुनिया में 2 तरह के शख्स भगवान ने बनाए ही नहीं, वो शख्स जो सारे काम अच्छे से कर पाए और वो शख्स जो कुछ भी अच्छे से ना कर पाए। बिकॉज 10 कंपार्टमेंट, कुछ कंपार्टमेंट स्ट्रांग हैं, कुछ कंपार्टमेंट वीक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे कंपार्टमेंट स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर मैं 100 को 10 खानों में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में बांटूंगा, कहीं पर अगर 12 है, कहीं पर 14 है, तो कहीं पर 8 और कहीं पर 6 भी होगा। यह भी नहीं हो सकता सारे 12 हो, यह भी नहीं हो सकता सारी जगह पर 8 हो। सो हमें बच्चे को समझना होगा। आज हम बच्चे को रोबोट बनाने में जुड़े हैं। दिल करता है, मैं भी एक पेरेंट हूं, एक फादर हूं, दिल करता है मेरा बेटा म्यूजिक भी सीख ले, पेंटिंग भी सीख ले, क्लास में भी फर्स्ट आए, कंप्यूटर्स की भी नॉलेज हो, स्टेज पर भी बोल ले, रिश्तेदारों से भी अच्छी तरह से घुल मिल ले, करियर के तेरे लिए इंटेलिजेंट भी हो, फिजिकली एक्टिव हो। हमें समझना होगा, हमें समझना होगा कि ये सारे काम अलग अलग कंपार्टमेंट से आते हैं, सारे स्ट्रांग नहीं हो सकते। और जब मैं अपने बच्चे को फोर्स करता हूं ये सारे काम करने के लिए, या मैं फोर्स करता हूं या अपने ग्रुप के देखा देखी मेरा बच्चा ही उन चीजों के लिए मुझसे डिमांड करता है कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, अल्टीमेटली स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस की वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ भी है वो भी दब जाती है। सो हम सिर्फ स्ट्रेस को ही नहीं मैनेज करने के लिए कह रहा हूं, मैं ये भी कह रहा हूं कि उसकी स्ट्रेंथ भी साथ में दब सकती है। बिहेवियरल रिपोर्ट मुझे इन सब बातों के जवाब देती है। बच्चे को टैकल कैसे किया जाए? क्या बच्चे को मारना ठीक है? क्या बच्चे को डांटना ठीक है? लालच देना ठीक है? बच्चे को समझाना ठीक है? डिपेंड करता है बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस बच्चे को कैसे टैकल किया जाए, सो दैट कि हम एक जो बचपन में इंजॉयमेंट होता है उसके पास वो इंजॉयमेंट भी हो, उसके पास वो खुशी भी हो और जिंदगी में सक्सेस भी हो, ग्रोथ भी हो। ये पॉसिबल है बिहेवियरल रिपोर्ट के माध्यम से। दूसरी रिपोर्ट करियर गाइडेंस रिपोर्ट, ये मैं रिकमेंड करूंगा 9th क्लास, 10th क्लास, +1, +2 उन विद्यार्थियों के लिए। एक सब्जेक्ट चॉइस की बात है, 10वीं के बाद सब्जेक्ट चॉइस करने हैं। क्या स्टूडेंट आर्ट्स के लिए जाए, मेडिकल के लिए जाए, नॉन मेडिकल के लिए जाए, कि कॉमर्स के लिए जाए, और उसको चुनने का हमारा तरीका क्या है? उसका चुनने का हमारा तरीका है, हम मार्केट की स्टडी करते हैं कि कहां पर कितनी जॉब्स हैं। दूसरा तरीका, हम देखते हैं बच्चे का बैक, कि अगर उसकी जो पढ़ाई रही है, अगर वो मैथमेटिक्स से स्ट्रांग है तो वो कॉमर्स की तरफ या नॉन मेडिकल की तरफ जाएगा, मेडिकल और बायो की तरफ स्ट्रांग है तो वो मेडिकल के फील्ड में जाएगा। मैं सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन, बुनियादी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा क्यों होता है
कि बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी, इवन अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर भी जब प्रैक्टिस करने पर आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती। ऐसा क्यों होता है कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आर्किटेक्ट का कोर्स करने के बाद भी हम देखते हैं कि एक शख्स जिसने सिंपल ड्राफ्टमैन का कोर्स किया है उसके पास लाइन लगी है, लेकिन जिसने आर्किटेक्ट का कोर्स किया है उसके पास काम नहीं है। बड़ा सिंपल है, बिकॉज पढ़ने के लिए जिस कंपार्टमेंट की मुझे जरूरत है वो अलग है, और जो प्रैक्टिस करने के लिए कंपार्टमेंट की जरूरत है वो अलग हो जाती है। हमें इस बारीकी को समझना होगा। करियर गाइडेंस रिपोर्ट के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि प्रैक्टिस करने के हिसाब से आपके बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंसेस स्ट्रांग है, कौन सा कंपार्टमेंट स्ट्रांग है, और वो कहां पर करियर में ग्रोथ कर पाएगा। चाहे वो सब्जेक्ट चॉइस हो, इवन अगर इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई तो मिलती जुलती है किसी भी ट्रेड की अगर मैं बात करूं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम करने के लिए और एक मैकेनिकल इंजीनियर का काम करने के लिए जिन कंपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो अलग अलग है। सो करियर गाइडेंस में हम उस बच्चे का करियर किस तरफ चलेगा, और वो करियर जिसमें कि वो काम को एंजॉय करे, खुश होके करे, और जब काम पैशन के साथ होते हैं तो फिर वो काम नहीं रह जाते, सक्सेस ऑटोमेटिक आ जाती है। सो करियर गाइडेंस के रिपोर्ट से हम ये बदलाव हमारी जिंदगी में ला सकते हैं। तीसरी रिपोर्ट स्किल सेट रिपोर्ट। स्किल सेट रिपोर्ट ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो मैं रिकमेंड करूंगा सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे MBA, MCA, BTech, डॉक्टर्स, ऑल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जब बच्चा अपने प्रोफेशनल कैरियर को टेकअप ज्वाइन करने के लिए तैयार खड़ा है, चाहे जॉब करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर जाना है कि प्राइवेट सेक्टर जाना है, या बिजनेस करना है, किसी भी सेक्टर में जाना है, तो क्या मार्केटिंग सूट करेगा, ऑपरेशन सूट करेगा, HR सूट करेगा, रिसेप्शन का जॉब सूट करेगा, कॉन्सेप्ट सेलिंग करनी है, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है, क्या इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को टीम लीडर की तरह काम करना अच्छा रहेगा या टीम प्लेयर की तरह काम करना अच्छा रहेगा, या टीम के साथ ये बच्चा कंपैटिबल नहीं हो पाएगा, इसको इस तरह का प्रोफेशन चुनने की जरूरत है जिसमें ये अकेले काम कर पाए। हमारी जिंदगी का जब हम प्रोफेशन को ले लेते हैं तो अगर मैं 14 घंटे को, अगर सुबह उठने और रात सोने के बाद अगर 14 घंटे निकाल दूं तो इनमें से 10 से 11 घंटे मेरे प्रोफेशन के साथ जुड़ते हैं, यानी कि मेरा 80% टाइम अपने प्रोफेशन के साथ गुजरता है। और एक गलत चॉइस प्रोफेशन की, ये डिपेंड मेरी जिंदगी में कितनी खुशी होगी, कितनी गमी होगी, उसको बहुत लार्ज एक्सटेंट तक इस बात पर निर्भर करता है। स्किल सेट रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि ये कौन सा प्रोफेशन, कौन सा डिपार्टमेंट बेटर सूट करता है, और इसके साथ विद्यार्थियों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, स्किल सेट सर्टिफिकेट। एक फ्रेशर स्टूडेंट है, वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है कि ब्रेन मैपिंग के थ्रू दिस इज माय रिपोर्ट विच सेज आई एम गुड फॉर HR, सो बेटर, सो दिस इज द स्किल सेट रिपोर्ट। फोर्थ इज पार्टनर कंपैटिबिलिटी। चाहे वो दो पार्टनर, एक मैरिज हो, मैं उसे मैट्रिमोनियल कंपैटिबिलिटी का नाम दे सकता हूं, चाहे वो दो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता हो, बिकॉज अंत में ये दो पर्सनैलिटीज हैं और ये उनका मिलाप है जो कि एक बेहतर टीम की तरह काम कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में सही चुनाव, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो टीम हो, मेरा एम्प्लॉयर हो, मेरा एम्प्लॉय हो, ये उन कंपैटिबिलिटी को दर्शाता है। और आखिरी रिपोर्ट LTR बोलते हैं, लाइफ टाइम रिपोर्ट। इसमें मैंने आपसे जितनी बात की, चाहे वो बिहेवियर है, चाहे वो करियर गाइडेंस है, चाहे वो स्किल सेट है, ये इन तीनों रिपोर्टों का समावेश इस रिपोर्ट में है। DMIT रिपोर्ट 6 महीने की एज के ऑनवर्ड कभी भी की जा सकती है, और ये रिपोर्ट सारी उम्र सेम रहती है, बिकॉज ना तो न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन कभी चेंज होगी और ना ही कभी बॉडी के प्रिंट्स चेंज होंगे। ये डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जिसको कि ब्रेन बडी के कंपनी के माध्यम से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इस आशा के साथ कि आप सही का चुनाव करें। जिंदगी में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां, सबसे बड़े गम हमारे चुनाव पर निर्भर करते हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं आपके लिए
आपका चुनाव सही हो, महत्वपूर्ण है। खुशी अबंडेंस में ब्रेन बडी का हमारा लोगो है, हमारा थीम है। मैं दिल से दुआ करता हूं आप, आपका परिवार लंबे समय तक हमेशा बहुत सारी खुशियां हासिल करें। धन्यवाद।